गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ज्ञान गोदावरी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और हम अपने पिछले वीडियो में आपसे टीजीटी से जुड़े पाठ्यक्रम की चर्चा की थी। एक वीडियो उस पर है और आप उस वीडियो को लगातार लाइक करिए, शेयर करिए और इस ज्ञान गोदावरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम टीजीटी से जुड़े नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम पर आधारित आपको वीडियो निरंतर भेज सकें। और नोटिफिकेशन ऑल वाला वेलकम बटन दबा दीजिएगा, जिससे आपको टीजीटी में जो लोग नागरिक शास्त्र विषय को अच्छे ढंग से तैयार करके आने वाली टीजीटी 2020 की परीक्षा में अपना अच्छा स्कोर सुनिश्चित करना चाहते हैं, वो इस पाठ्यक्रम को समझकर और उस पर हम आपको निरंतर वीडियो देते रहेंगे जो नागरिक शास्त्र से जुड़े हुए वीडियो हैं। और हमने पिछले एक वीडियो में आपको प्लेटो के आरंभिक जीवन की चर्चा की थी, चूँकि पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों को इस पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। और हमने ये भी बताया था कि अभी तक बहुत ज़्यादा सवाल टीजीटी में पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों से नहीं पूछे गए हैं, लेकिन पूछने की संभावना हमेशा बनी रहती है, इसलिए क्योंकि हमेशा एग्जाम चूँकि 2-3 सालों पे होता है और एक्सपर्ट पैनल जो है बदलता रहता है, इसलिए उस तरफ उनका ध्यान जा सकता है कि हम क्यों ना इस बार के पेपर में पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों से जुड़े सवाल आपके समक्ष रखे जाएं। और हो सकता है कि आने वाले टीजीटी के नागरिक शास्त्र के पेपर में आपको पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों से जुड़े सवालों की भरमार मिल सकती है। इसलिए हम जो अपना वीडियो आपको है वो प्लेटो के कुछ सिद्धांतों पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और आज जो है हमारा जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो का न्याय सिद्धांत जो टॉपिक है उस पे आपका आज का हमारा जो है पाठ्यक्रम है, और उसको हम देखते हैं कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या कहता है। प्लेटो चूंकि यूनानी राजनीतिक विचारक की परंपरा में पले बढ़े थे और उनके गुरु सुकरात थे, और प्लेटो के न्याय सिद्धांत की चर्चा करते समय हम यूनानी राजनीतिक चिंतन की 2 मान्यताओं पे जरूर गौर करेंगे, क्योंकि वो उनकी मूल मान्यता है जिस पे पूरी राजनीतिक सिद्धांत की चेतना उनकी टिकी हुई है। और राजनीतिक सिद्धांतों पे जो उन्होंने चर्चा की, इन्हीं 2 मूल बातों पर लेकर की। और पहली उनकी जो मूल बात थी कि राज्य और समाज में उन्होंने कोई अंतर नहीं किया है। राज्य या समाज में कोई अंतर उन्होंने नहीं किया है, कोई अंतर नहीं है यूनानी विचारकों के अनुसार, यानी राज्य और समाज को एक ही मानते हैं वो। और दूसरा मत है कि राज्य अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में आया है, अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में आया है ये, और सद्य जीवन की तलाश करना ये राज्य का उद्देश्य है। और चूंकि हमने पिछले वाले वीडियो में आपसे कहा था कि जो प्लेटो की महत्वपूर्ण कृति रिपब्लिक है, उसमें आदर्श राज्य की परिकल्पना उन्होंने प्रस्तुत की है। और आदर्श राज्य का जो मुख्य आधार था वो न्याय था, और उस न्याय की तलाश जो है प्लेटो अपने रिपब्लिक में करते हैं। चूंकि रिपब्लिक एक संपूर्ण ग्रंथ है, वो केवल राजनीति पे नहीं लिखा गया है, वो नीति शास्त्र पे भी है, शिक्षा शास्त्र पे भी है, समाज शास्त्र पे भी रिपब्लिक में चर्चा है। इसलिए ज्ञान विज्ञान का सारा तत्व उसमें समाहित था। और प्लेटो के पश्चात यानी उनके शिष्य अरस्तु ने ज्ञान विज्ञान की एक अलग शाखा विकसित की। उन्होंने अलग अलग रचनाओं में नीति शास्त्र की, राजनीति शास्त्र की, सौंदर्य शास्त्र की रचना की, यानी उन्होंने ज्ञान विज्ञान का व्यवस्थित वर्गीकरण कर दिया। अब हम देखते हैं कि प्लेटो जो है न्याय की तलाश कैसे करते हैं। प्लेटो अपनी सारी बातें अपने गुरु सुकरात के मुंह से करवाते हैं।
चूंकि ये एक शिष्य की गुरु के प्रति अच्छा समर्पण था उनके चिंतन में, और वो जो है न्याय की तलाश करना आरंभ करते हैं। एक कुलीन परिवार में जन्मे व्यक्ति सेफलस थे, उनका नाम सेफलस था। सेफलस, उनके घर पे यह चर्चा आरंभ होती है और वहां पे प्लेटो स्वयं उपस्थित थे। प्लेटो के प्रतिनिधि के रूप में सुकरात थे। एक तरह से उसमें सुकरात जिंदा नहीं थे, लेकिन प्लेटो सारी बातें अपने बदले सुकरात से कहलवाना पसंद करते हैं। सेफलस के घर में ये बैठक आरंभ हुई, उसमें प्लेटो के भाई ग्लूकॉन भी उपस्थित थे। एक एंडीमैंटस एक विचारक थे, वो भी उपस्थित थे उसमें, और तीसरे थे थ्रेसीमेकस। और यही चर्चा न्याय की आरंभ वो करते हैं। पहला सवाल सुकरात ये पूछते हैं, उनका पहला सवाल है कि हम धन संपदा का क्या लाभ है, यानी हमें धन संपदा क्यों इकट्ठा करना चाहिए। तो सेफलस ने इसका जवाब दिया कि अत्यधिक धन संपदा हमें उदार, सच्चरित्र और न्यायपरायण बनाती है। अब यहीं से न्याय की परिभाषा का सवाल उठ गया। सुकरात ने फिर सेफलस से पूछा कि तुम्हारे हिसाब से न्याय क्या है। उन्होंने कहा कि सत्य बोलना और अपना ऋण चुकाना ही न्याय है। सुकरात ने, जो कि उनकी आदत थी, हर किसी की बात को काट देते थे, तो सुकरात ने सेफलस की इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया। तो थ्रेसीमेकस जो विचारक थे, उन्होंने इसका विरोध करते हुए, क्षुब्ध होते हुए कहा कि आप केवल दूसरों की बात काटने में ही गर्व महसूस करते हैं, अपनी कोई बात आप कहेंगे। फिर उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया सुकरात। फिर थ्रेसीमेकस से कहा कि आप इसको बताइए कि न्याय की परिभाषा क्या है। और इसको हम देखते हैं कि थ्रेसीमेकस क्या कहते हैं। थ्रेसीमेकस जो है न्याय की परिभाषा दूसरे रूप में देते हैं, और वो कहते हैं कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। शक्तिशाली का हित ही, शक्तिशाली का हित ही न्याय है। ये थ्रेसीमेकस की परिभाषा है। ये परिभाषा आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि किस यूरोपीय विद्वान ने या यूनानी विद्वान ने न्याय की परिभाषा ये दी कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। इनका ये कहना था कि जो अधिकार है उस शक्तिशाली लोगों के हित में सुरक्षित करना ही न्याय है। ये थ्रेसीमेकस की मान्यता थी। उसके बाद सुकरात भी इनके उत्तर से सहमत नहीं हुए और उससे असहमति प्रकट करते हुए फिर उन्होंने ग्लूकॉन से सवाल पूछा कि आपके हिसाब से न्याय की परिभाषा क्या है। तो उनका ये कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति सुख ढूंढता है और प्रत्येक व्यक्ति का ये लक्ष्य है कि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति हो। सुख प्राप्त करने के संदर्भ में जो शक्तिशाली है वो निर्बलों पर अत्याचार करने लगता है, और राज्य इसीलिए नियम कायदा ये बनाता है कि निर्बलों को उस अत्याचार से सुरक्षित रखा जाए। यानी जो न्याय की उत्पत्ति हुई ग्लूकॉन के हिसाब से न्याय भय की संतान है। उन्होंने इसकी परिभाषा दी, न्याय भय की संतान है। ये ग्लूकॉन की परिभाषा है। अब सुकरात इन सभी लोगों से असहमति प्रकट करते हुए यह कहते हैं कि न्याय व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों पर आधारित उपयुक्त सामाजिक संगठन की व्यवस्था है। अब उपयुक्त सामाजिक संगठन कैसे प्राप्त किया जाए, और चूंकि सामाजिक संगठन व्यक्तियों की प्रकृति पर निर्भर करता है, तो यही चर्चा प्लेटो अपनी आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि व्यक्तियों की प्रकृति के आधार पर सामाजिक संगठन का निर्माण होता है, और हम मानव व्यवहार की प्रकृति को समझे बगैर न्याय की तलाश पूरी नहीं हो सकती। तो उन्होंने मानव व्यवहार की मुख्यतः 3 प्रवृत्तियां बताई हैं। उन प्रवृत्तियों को हम देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या बताया है। ये 3 प्रवृत्तियां आपकी मानव व्यवहार की है, और उसी के आधार पर उपयुक्त सामाजिक संगठन की तलाश करते हैं। पहली प्रवृत्ति है इच्छा या तृष्णा। ये मनुष्य की एक प्रवृत्ति मानी गई है। दूसरा है भावना
या मनोवेग, भावना या मनोवेग। और तीसरी प्रवृत्ति उन्होंने बताया है ज्ञान या बुद्धि। ये मनुष्य में 3 प्रवृत्तियां होती हैं। प्लेटो का ये कहना है कि 3 प्रवृत्तियां हर मनुष्य में पाई जाती हैं, किसी में कम हो सकती हैं, किसी में ज्यादा हो सकती हैं। इन्हीं प्रवृत्तियों के आधार पे उपयुक्त सद्गुण की तलाश की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जो इच्छा या तृष्णा की जो प्रवृत्ति है ये कमर में स्थान रखती है। उन्होंने दृष्टांतों का भी अपनी रचनाओं में भरपूर प्रयोग किया है। भावना या मनोवेग की प्रवृत्ति जो है वो हृदय में स्थान रखता है। ज्ञान या बुद्धि की जो प्रवृत्ति है वो मस्तिष्क में स्थान रखता है। और उन्होंने दार्शनिक शासकों का जो कॉन्सेप्ट दिया है आदर्श राज्य के अंतर्गत, उसमें ज्ञान की प्रधानता दी है। ये तीनों प्रवृत्तियां मनुष्य में पाई जाती हैं और ये तीनों प्रवृत्तियों के आधार पर उपयुक्त सामाजिक संगठन का उन्होंने वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि जिसमें इच्छा या तृष्णा की प्रधानता होगी उसके अंदर उपयुक्त सद्गुण क्या होगा। उसके अंदर उपयुक्त सद्गुण उन्होंने संयम को माना कि इच्छा या तृष्णा के लिए उपयुक्त सद्गुण संयम होगा। इन्होंने संयम को माना इसके लिए। और भावना या मनोवेग जिसमें होगा, इसकी प्रवृत्ति की प्रधानता जिसकी व्यक्तित्व में होगा, उसका उपयुक्त सद्गुण इन्होंने साहस माना। और ज्ञान या बुद्धि की जिसमें प्रधानता होगी उसका उपयुक्त सद्गुण इन्होंने विवेक माना। ये इन्होंने जो है इसकी चर्चा करते हुए बताया। हम आगे देखते हैं कि इस सद्गुणों के आधार पर वो कैसे समाज का वर्गीकरण करते हैं। ये प्लेटो के अनुसार देखिए, ये हमने चार्ट आपके समक्ष रखा है कि प्लेटो के अनुसार सामाजिक वर्गों के प्रधान लक्षण और उपयुक्त सद्गुण। अब उन्होंने कहा है कि जो इच्छा, जो प्रधान लक्षण तृष्णा है या इच्छा, इसको भी लिख सकते हैं, या इच्छा, इसका जो उपयुक्त सामाजिक वर्ग होगा वो उत्पादक वर्ग होगा, जिसमें तृष्णा और इच्छा बलवती होगी। उत्पादक वर्ग में जैसे मिस्त्री आएगा, कारीगर आएगा, किसान आएगा, ऐसे उत्पादक वर्ग आते। इनके लिए उपयुक्त सद्गुण उन्होंने संयम को माना। फिर और ये उत्पादक वर्ग कौन होगा, यानी व्यापारी वर्ग होगा। किसान भी इसमें सम्मिलित है क्योंकि उतना वर्गीकरण उस समय था नहीं, अर्थव्यवस्था इतनी विकसित नहीं थी यूनान की, तो उसका प्रतिनिधि जो वर्ग होगा समाज में वो व्यापारी वर्ग होगा। फिर मनोवेग, मनोवेग या भावना, जिसको भावना भी कहा गया है, इसका उपयुक्त सद्गुण उन्होंने साहस को माना। इसका सही प्रतिनिधि जो समाज में होगा वो सैनिक होगा, योद्धा होगा। इसका जो सामाजिक वर्ग होगा वो सैनिक होगा। और ज्ञान या बुद्धि, जो ये मानव की मूल प्रवृत्ति होती है, उसका उपयुक्त सद्गुण उन्होंने विवेक माना। यानी अगर तीनों का बेहतर समन्वय हो, यानी हर सामाजिक वर्ग अपना अपना काम करे, तो वो समाज, वो राज्य न्यायपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि प्लेटो एक जगह ये भी कहते हैं, प्लेटो का एक यह भी कथन है कि राज्य या समाज व्यक्ति का बृहद रूप है। व्यक्ति का बृहद रूप है। ये प्लेटो का स्पष्ट मत था। ये बहुत प्रसिद्ध कथन है उनका, ये एग्जाम में आता भी है कि राज्य या समाज व्यक्ति का बृहद रूप है। यानी व्यक्ति के अंदर जो प्रकृति है उस प्रकृति का विस्तार राज्य में होता है। लेकिन हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है। किसी में किसी प्रकृति की प्रधानता रहती है, किसी में किसी की रहती है। तो उस प्रधानता के आधार पर उपयुक्त सामाजिक वर्ग समाज में रहते हैं और उन सामाजिक वर्गों को अगर उपयुक्त तालमेल स्थापित कर दिया जाए, यानी हर सामाजिक वर्ग अपना काम करे,
तो समाज में न्याय की स्थापना हो सकती है। और उसके लिए उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो न्याय की स्थापना होगी वो विभिन्न वर्गों के आपसी तालमेल के द्वारा, यानी उनका एक प्रसिद्ध कथन है कि अगर व्यापारी वर्ग के संयम को सैनिक वर्ग यानी सैनिक वर्ग में साहस की मात्रा ज़्यादा है, यानी इनकी रक्षा कर सकता है, संबल मिल जाए और ज्ञान का यानी दार्शनिक वर्ग का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए, तो वह समाज न्यायपूर्ण हो जाएगा, यानी वह सामाजिक व्यवस्था, वह राज्य व्यवस्था न्यायपूर्ण हो जाएगा। इसीलिए जो आदर्श राज्य की चर्चा उन्होंने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में की है, उसका एक उपशीर्षक न्याय मीमांसा भी बताया गया है। उसका एक उपशीर्षक न्याय मीमांसा भी बताया गया है, जो रिपब्लिक का उपशीर्षक है। और रिपब्लिक इनकी इतनी महत्वपूर्ण रचना थी कि बारकर ने कहा कि संपूर्ण जीवन दर्शन का उसमें उल्लेख है। लेकिन प्लेटो की जो सबसे बड़े आलोचक थे उनके शिष्य अरस्तु थे, और प्लेटो को इसीलिए कल्पनावादी विचारक कहा गया था कि उन्होंने मानव स्वभाव की इच्छाओं को बड़ा पवित्र माना, मानव को बहुत अच्छा माना। लेकिन अगर मानव इतना ही पवित्र होता, उसमें कोई कमजोरियां न होती, तो फिर उनको न्याय की तलाश नहीं करनी पड़ती, आदर्श राज्य की स्थापना का प्रयास नहीं करना पड़ता। इसलिए प्लेटो की तुलना में अरस्तु को ज़्यादा यथार्थवादी माना जाता है। इसकी आलोचना करते हुए अरस्तु ने कहा था कि यह जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति में सदैव एक ही इच्छा बलवती रहे और हमेशा वही इच्छा प्रधान रहे। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है तो उसकी इच्छाएं भी बदलती हैं, उसका दायरा भी बड़ा होता है। लेकिन प्लेटो की न्याय व्यवस्था के अंतर्गत जो सामाजिक वर्ग की संरचना की गई है वो कठोर है, वह व्यक्ति उससे बाहर निकलने की उसमें कोई गुंजाइश नहीं रखी गई है, इसलिए उनकी न्याय व्यवस्था की आलोचना की गई। लेकिन प्लेटो अपने समकालीन यूनानी परिस्थितियां, जो एथेंस की परिस्थितियां थी, और एथेंस की परिस्थितियां ऐसी थी कि लोकतंत्रवादी नेता ज़्यादा भ्रष्ट थे, अस्थिर थे और हमेशा लूट खसोट में लगे रहते थे। इससे राज्य में अस्थिरता व्याप्त रहती थी। उस अस्थिरता को दूर करने के लिए उन्होंने आदर्श राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत की और न्याय व्यवस्था की परिकल्पना प्रस्तुत की। तो आज के वीडियो में हमने आपसे प्लेटो के न्याय सिद्धांत की चर्चा की है। अगले वीडियो में हम आपको प्लेटो की शिक्षा प्रणाली और स्त्रियों और संपत्ति का साम्यवाद, उसका भी एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जो आधुनिक साम्यवाद से उसकी तुलना होगी, तो हम प्लेटो के सिद्धांतों को समझ पाएंगे। और हम आपको प्लेटो के न्याय सिद्धांत की चर्चा करते समय उससे जुड़े उठने वाले प्रश्नों की भी बीच बीच में चर्चा करेंगे, जहां जहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं। जैसे हमने अभी बताया आपको कि ग्लूकान, थ्रेसिमेकस के कथन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि ये किसका कथन है, तो हम इसको भी देखते हुए चलेंगे। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही, और आप नेक्स्ट वीडियो टीजीटी से जुड़े प्राप्त करने के लिए इस ज्ञान गोदावरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लोगों को लाइक बटन दबाइए, जिससे नियमित तौर पे नोटिफिकेशन, ऑल नोटिफिकेशन वाला भी बटन दबाइएगा, जिससे नियमित तौर पे आपको वीडियो मिलता रहे। और हम निरंतर आपको अच्छे वीडियो टीजीटी नागरिक शास्त्र से जुड़े हुए वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। फिर टीजीटी के अन्य विषयों के पाठ्यक्रम भी इस चैनल पे आपको आगे चलकर मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।